हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑफ सेंटर ऑफ मास। हाँ, अभी ये सेंटर ऑफ मास ही चल रहा है। इसमें हम लोग इम्पल्स पढ़ रहे हैं, वो उसी के अंदर काउंट कर सकते हैं आप, या आप चाहें तो इसको इम्पल्स एंड मोमेंटम अलग भी कर सकते हैं, पर हम लोग मोमेंटम के बारे में थोड़ा चर्चा कर चुके हैं, तो चलिए आज पहले इम्पल्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए इम्पल्स क्या है। याद करिए न्यूटन सेकेंड लॉ को आपने पढ़ा है। न्यूटन सेकेंड लॉ में क्या, F इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी। ठीक है, तो डी पी इक्वल्स टू क्या, एफ डी टी। आप दोनों तरफ अगर इंटीग्रेट कर दें, लिमिट कुछ P1 से P2 रखेंगे यहाँ, और यहाँ पर T1 से T2, राइट। तो आपको क्या मिलेगा, डी पी का इंटीग्रेशन P, लिमिट आप चढ़ाएंगे P1 से P2 तो कुछ डेल्टा P आएगा, और डेल्टा P इक्वल्स टू क्या, एफ डी टी का इंटीग्रेशन। ठीक है, T1 से कुछ T2 तक। अच्छा, हम वेक्टर साइन देना यहाँ पे भूल गए, तो आप लगा सकते हैं। ठीक है, पूरे में आप कैरी कर लीजिए, हम यहाँ पे ऐसे लगा दे रहे हैं। तो डेल्टा P इक्वल्स टू एफ डी टी। ये जो आपको मिला इक्वेशन, ये वाला ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन में ये जो टर्म देख रहे हैं आप, इंटीग्रल एफ डी टी लिमिट T1 से T2, यही क्या है आपका इम्पल्स। ठीक है, इसी को इम्पल्स कहते हैं, और इम्पल्स को हम लोग डिनोट करते हैं जे लेटर से, कैपिटल जे। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जो अंडरस्टूड है। देखिए डेल्टा P मतलब मोमेंटम में चेंज, यानी P2 माइनस P1। अरे अगर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है तो मोमेंटम का चेंज भी तो वेक्टर क्वांटिटी आएगा, और जो वेक्टर है वही तो इम्पल्स है। तो इसका मतलब J जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब थोड़ा सा बात को बहुत ही ध्यान और गहराई से सुनने की कोशिश करिए, आज के लेक्चर को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। सोचिए मोमेंटम जब कभी भी चेंज होगा, इस एक्सप्रेशन से आपको क्या समझ में आता है, मोमेंटम जब कभी भी चेंज होता है, जिस क्वांटिटी के कारण होता है वो क्वांटिटी ही क्या कहलाता है, इम्पल्स कहलाता है। ठीक है, जैसे कि आप कहते हैं कि किसी बॉडी पे अगर आप फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो उसके मोमेंटम में हम चेंज लाते हैं। सीरियसली आपको क्या लगता है कि सिर्फ फोर्स लगाने से मोमेंटम में चेंज आता है? नहीं, उस मोमेंटम में चेंज आने का एक्चुअल रीजन कौन है, इम्पल्स है। यानी सिर्फ फोर्स नहीं, फोर्स के साथ साथ टाइम भी एक फैक्टर है वहाँ पे। ठीक है ना, अगर फोर्स मान लीजिए आप लगा रहे हैं तो कितने देर के लिए लगा रहे हैं, ठीक है ना, वो डिसाइड करेगा कि मोमेंटम में चेंज कैसा आ रहा है। अगर फोर्स ज़्यादा है टाइम कम है, या फोर्स कम है टाइम ज़्यादा है, बेसिकली मोमेंटम में जो चेंज है वो फोर्स और टाइम के मल्टीप्लिकेशन पे यानी प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा। चलिए हम लोग इस पर अच्छे से बात करेंगे आगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल जैसे लेते हैं कि मान लीजिए एक 2 kg का मास का बॉल है। ठीक है, इसको 20 मीटर पर सेकेंड से नीचे फेंके हम लोग। ठीक है, और ये ज़मीन से टकरा के, अभी हम लोग कॉलिजन नहीं पढ़ रहे हैं तो हम लोग कॉलिजन के बारे में नहीं सोचेंगे, ऐसे टकरा के ये 20 मीटर पर सेकेंड से ही लौट के आया। अगर लेकिन ये सोचिए, अगर इसको हम फेंके 20 मीटर पर सेकेंड से, 20 मीटर पर सेकेंड छोटा मोटा रफ्तार नहीं होता है, अगर आप फेंक रहे हैं तो 20 मीटर पर सेकेंड से अगर हम फेंक रहे हैं तो फेंक के टकरा के आने में इसको कितना समय लगता है, यहाँ से बस टोटल का डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, बस यहाँ आया टकराया और निकला, आया टकराया और निकला। ये आके टकरा के निकलने में जो टाइम लेता है, आप सोच के देखिए 1 सेकंड लेता है क्या? नहीं, हमको लगता है कि मे बी 10 की पावर -2, 10 की पावर 3, 10 की पावर -5 ऐसा कुछ सेकंड लेता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डाटा बस ऐसे ले रहे हैं, डेल्टा टी कितना लग रहा है। ये डेल्टा टी कौन सा है, टकरा के लौटने में जितना देर के लिए कांटेक्ट में है, मतलब मोमेंटम चेंज होने में जो समय लगा है बेसिकली कितना, 10 की पावर -5 सेकंड। तो हम आपसे बोलेंगे इनिशियल मोमेंटम कितना है, टकराने से जस्ट पहले तो वेलोसिटी इस तरफ था, तो m इंटू वी यानी 2 इंटू 20, 20 क्या माइनस ले लीजिएगा आप, क्योंकि नीचे की ओर है तो आप -40 लिख सकते हैं। और फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा टकराने के बाद जस्ट ऊपर की ओर, तो m इंटू वी यानी आप क्या लिख सकते हैं 40। तो चेंज इन मोमेंटम आप क्या लिखते हैं, सोचिए, फाइनल माइनस इनिशियल यानी 40 माइनस 40, यानी आपका चेंज इन मोमेंटम कितना आया, 80 kg मीटर पर सेकेंड आया। ठीक है, लेकिन आप ज़रा ध्यान से सोचने की कोशिश करिए, जो मोमेंटम 80 आया, इसमें अगर इसको आप इक्वेट करके देखिए F इंटू डेल्टा टी से, F इंटू डेल्टा टी इक्वल्स टू, अच्छा ये आप F इंटू डेल्टा टी एक्सप्रेशन आप देखे नहीं है, ठीक है, फिलहाल आप देखिए कि मोमेंटम में चेंज कितने का आया, 80 kg मीटर पर सेकेंड, लेकिन समय कितना लगा मोमेंटम चेंज होने में, 10⁻⁵ सेकेंड। 10⁻⁵ सेकेंड समझने में प्रैक्टिकल नहीं है, 1 सेकेंड का 1,00,000वां हिस्सा है ना, डेल्टा टी इक्वल्स टू 10⁻⁵ सेकेंड। तो सोचिए अगर टाइम उतना कम लगा है तो मोमेंटम को चेंज करने में फोर्स कितना ज़्यादा लगा होगा। रुकिए, थोड़ा अभी आपको समझ में आएगा। ये एक्सप्रेशन को आप देखिए, इंटीग्रल एफ डी टी, 1 सेकेंड के लिए हम कुछ बता रहे हैं, पहले इसको समझ लेते हैं।
ठीक है। फिर ये हम एफ इंटू डेल्टा टी आपको ला के दिखाते हैं कैसे आ रहा है। वैसे आपको समझ में आ रहा होगा इस एक्सप्रेशन से, पर फिर भी देखिए, मान लीजिए ये हम फोर्स और टाइम के बीच में एक छोटा सा ग्राफ खींच रहे हैं, टेंटेटिव ग्राफ खींच रहे हैं, ठीक है। ये मान लीजिए कोई t1 टाइम है और ये मान लीजिए t2 टाइम है, ठीक है। तो t1 से लेकर t2 के बीच में ग्राफ अगर कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है, तो आप देखिए t1 से t2 तक फोर्स का वैल्यू सेम थोड़े है। t1 पे ये है, फिर t1 से आप आगे बढ़ रहे हैं तो फोर्स का वैल्यू अलग है, अलग है, अलग है कि नहीं। तो आप ध्यान से देखिए, फोर्स तो कांस्टेंट नहीं है। फोर्स अगर कांस्टेंट नहीं है t1 से t2 के लिए, इसलिए आप इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, आप एफ डी टी ले रहे हैं कि भैया एफ टाइम का फंक्शन है तो यहाँ पे रख दो और इंटीग्रेट कर दो t1 से t2 के लिए, जो आएगा उस हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन सोचो अगर हम इस पूरे को ऐसा कर दें कि यहाँ से लेके यहाँ तक में जो फोर्स का वैल्यू t1 से लेकर के t2 तक में जो फोर्स का वैल्यू चेंज कर रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, हम इसका एक एवरेज मान निकाल लें। कि ऐसा कर लेते हैं ना कि फोर्स वेरी कर रहा है, ठीक है, t1 से लेकर t2 तक वेरी कर रहा है, अलग अलग फोर्स अलग अलग टाइम पे लग रहा है, लेकिन हम एक एवरेज फोर्स मान लेते हैं। तो अगर हम एक एवरेज फोर्स मान लें, ध्यान समझना, अगर हम एक एवरेज फोर्स मान लें तो इसका मतलब क्या कह सकते हो कि t1 से t2 के लिए अगर ये t1 है और अगर ये t2 है तो फोर्स कांस्टेंट है। अगर एवरेज मान लियो, एवरेज का मतलब ही क्या होता है कि पूरे के लिए तुम कांस्टेंट मान रहे हो। अगर तुम एवरेज फोर्स मान लेते हो तो अगर ये एवरेज फोर्स को यहाँ रखो, इसका मतलब कांस्टेंट फोर्स को रख रहे हो, तो तुम अब क्या लिख सकते हो, यहाँ पर डेल्टा पी इक्वल्स टू इस वाले इक्वेशन के लिए, इस वाले ग्राफ के लिए तुम लिखोगे डेल्टा पी इक्वल्स टू एफ डी टी, है कि नहीं, ऐसे, क्योंकि इसमें फोर्स वेरिएबल है लेकिन इसमें तो फोर्स कांस्टेंट है। तो इसके लिए तुम क्या लिख सकते हो, डेल्टा पी इक्वल्स टू सिंपली एफ एवरेज बाहर, ठीक है ना, और इनटू क्या हो गया dt का इंटीग्रेशन, वो तो t हो जाएगा, t1 से t2 यानी डेल्टा t। यानी अगर एवरेज फोर्स तुमको पता हो, ठीक है, तो तुम चेंज इन मोमेंटम कैसे निकाल सकते हो, एवरेज फोर्स इनटू डेल्टा t। अब यही चीज़ यहाँ पे सोचो जरा लगा करके कि जो 80 kg/s तुम्हारा आया है, 80 kg/s डेल्टा p यहाँ रखो, देखो डेल्टा p इक्वल्स टू एफ इंटू डेल्टा टी आ रहा है। तो यहाँ पे अगर तुम 80 रखोगे और यहाँ 10⁻⁵ रखोगे तो सोचो जो एवरेज फोर्स एग्जर्ट हुआ है उस डेल्टा टी टाइम में कितना हुआ है, सोच के देखो। एफ एवरेज इक्वल्स टू 80/10⁻⁵, ऊपर आके 10⁵, ओ माई गॉड, इतना न्यूटन है कि नहीं, मतलब 80 × 10⁵ न्यूटन, देखो कितना लगा है। सोचो अगर इसी सरफेस पे, ध्यान सोचो, ठीक है, अगर हम इसी सरफेस पे इसको पटकते लेकिन डेल्टा टी 1 सेकंड होता, तो अगर ये 1 हो जाता, ध्यान से सोचो, ये तो 80 ही है, अगर ये 1 हो जाता, टाइम अगर 1 हो जाता तो फोर्स कितना हो जाता, 80 न्यूटन, है कि नहीं। यानी मोमेंटम चेंज होने में, इनिशियल मोमेंटम ये है, फाइनल मोमेंटम ये है, मोमेंटम चेंज होने में सिर्फ फोर्स रिस्पॉन्सिबल है कि वो टाइम भी रिस्पॉन्सिबल है कि कितने टाइम में फोर्स चेंज हो रहा है, ठीक है। इसलिए मोमेंटम चेंज करने वाला फैक्टर फोर्स होता है कि इम्पल्स होता है, इम्पल्स होता है, ठीक है, यानी फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट अगर एवरेज फोर्स ले रहे हैं तो। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बात मेरी समझ में आई होगी, ओके। तो कांस्टेंट फोर्स के लिए यानी अगर आप एवरेज फोर्स मान रहे हैं तो वो कांस्टेंट हो जाएगा t1 से t2 के लिए, तो आप एक्सप्रेशन लिख सकते हैं डेल्टा p का क्या, एफ एवरेज इंटू डेल्टा t। और अगर अब बात कर लें वेरिएबल फोर्स का, तो आपको एक्सप्रेशन याद रखना है डेल्टा पी इक्वल्स टू इंटीग्रल एफ डी टी, ठीक है। अच्छा, अब आप सोचिए सिंपल सा बात, इसमें अगर टाइम को बढ़ा दीजिए, ठीक है, जो भी हम बता रहे थे, अगर टाइम को बढ़ा दीजिएगा, यानी डेल्टा टी को अगर 10⁻⁵ के 10⁻³ कर दीजिए, 10⁻² या फिर 10⁻⁻1, 1 सेकेंड ही कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, आप टाइम तो बेसिकली बढ़ा रहे हैं, और अगर टाइम बढ़ाइएगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब एक दो इसका छोटा मोटा एग्जाम्पल हम प्रैक्टिकल लाइफ से दे देते हैं। जैसे हम लोग चल रहे होते हैं, कैसे समझाएं, बाइक में जो शॉकर का इस्तेमाल करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि जो आपका मोमेंटम चेंज हो, वो चेंज होने में टाइम लगे। ये जो शॉकर होता है वो क्या करता है, मोमेंटम को कम करने में, ठीक है ना, मतलब मोमेंटम को चेंज करने के लिए आपको प्रॉपर टाइम देता है, ये जो शॉकर होता है, ठीक है। फिर दूसरा एग्जांपल आपको क्या दिला सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि एक सरफेस होता है जो एकदम पक्का सरफेस है, ठीक है, और एक सैंडी सरफेस है, ठीक है, या पुआल वाला सरफेस है, आप उस पर कूदते हैं तो क्या होता है, आप जैसे कूदे यहाँ तक तो आपके पास मोमेंटम था, एकदम कूदते के साथ जीरो हो गया, यानी मोमेंटम जीरो होने में टाइम कितना लगा, बहुत कम, बहुत कम। सोचो जरा ध्यान से, इस फॉर्मूला को ध्यान से देखो, अगर टाइम बहुत कम
अब मोमेंटम तो वही चेंज होगा। अगर कूदे हो भाई 10 मीटर पर सेकंड से और रफ्तार तुम्हारा 50 है मान लो केजी, ठीक है, तो कितना 500 केजी मीटर पर सेकंड का तो मोमेंटम तुम्हारे पास है और फाइनल जीरो हो गया। यानी चेंज तो यही है ना 500 केजी मीटर पर सेकंड का। अब तुम इस पे कूदो चाहे पुआल वाले पे कूदो, उस पर भी कूदोगे तो फाइनली तो जीरो ही होगा। लेकिन पुआल वाले में क्या है, सैंड वाले में क्या है, जीरो होने से पहले ये तुमको अच्छा खासा टाइम दे देता है। वहाँ पे टाइम कितना लगेगा, मे बी 10⁻² सेकेंड, ठीक है, और यहाँ पे क्या लग सकता है, मे बी 1 सेकेंड लग जाए, ठीक है। तो सोचो बेसिकली 10⁻² सेकेंड से 1 सेकेंड आने में 100 गुना टाइम ज़्यादा लग रहा है ना। भले ये फील नहीं कर पाए हम लोग, इसीलिए फोर्स क्या होता है, सिग्निफिकेंटली घट जाता है अगर 10 टाइम्स भी घटेगा तो। इसलिए जब तुम पुआल वाले पे गिरते हो तो कूदते हो या फिर सैंड वाले पे कूदते हो तो तुम क्या देखते हो कि जो तुमको चोट लग रहा है पैर में वो कम लग रहा है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि टाइम इंटरवल जो है तुम्हारे मोमेंटम के चेंज होने का, यानी 500 केजी मीटर पर सेकेंड जो मोमेंटम का चेंज है पिछली बार और इस बार दोनों बार 500 केजी मीटर पर सेकेंड का है, लेकिन ये चेंज होने में इसमें भी जीरो हो रहा है, इसमें भी जीरो है, ये जीरो होने में, चेंज होने में जो टाइम है उधर कम लग रहा है। तो टाइम कम लगने के कारण फोर्स बढ़ रहा है, ठीक है, और इस वाले में टाइम ज़्यादा हो गया। तो सोचो मोमेंटम चेंज तो कांस्टेंट है, चेंज इन मोमेंटम तो कांस्टेंट है। अगर मोमेंटम का चेंज कांस्टेंट है और टाइम तुम क्या कर दिए, बढ़ा दिए, तो फोर्स को मजबूरी में घटना पड़ेगा। तो जो फोर्स घटता है तुम्हारे पैर और ये सरफेस के बीच में जो लगता है वो घट जाता है, इसलिए तुमको चोट कम लगता है। उम्मीद करते हैं बात समझ में आया होगा यहाँ तक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आइए देखिए, अब देखिए आप ना, हाँ इतना तो हम बता ही दिए। अगर बॉडी के मोमेंटम को चेंज करना है तो आपको एफ और टी दोनों को देखना पड़ेगा, है ना, सिर्फ फोर्स से काम नहीं चलेगा, ये हम पहले ही बता चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अगर डेल्टा पी, नेक्स्ट इसी में बात कर लें क्या, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। आप इसमें देखिए डेल्टा पी इक्वल्स टू इंटीग्रल एफ डी टी। सोचिए अगर डेल्टा पी फाइनाइट है, मतलब मोमेंटम में कुछ चेंज आया है, कुछ फाइनाइट वैल्यू आया है, कुछ 10 20 50 कुछ भी फाइनाइट वैल्यू आया है। लेकिन सोचिए इस एक्सप्रेशन में जो डी टी है, ध्यान से देखिए जरा सा, डी टी क्या है, इन्फाइनेटेसिमली स्मॉल। अब थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग खर्च करना है, ठीक है, इतना छोटा छोटा बात नहीं बताएंगे, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। अगर ये फाइनाइट वैल्यू है और ये इन्फाइनेटेसिमली स्मॉल है, तो सोचो अगर इतना छोटा है तो इसको तो इन्फाइनेटेसिमली लार्ज होना पड़ेगा ना। अगर टाइम बहुत छोटा है, टाइम अगर बहुत छोटा है, इन्फाइनेटेसिमली स्मॉल, तो जो फोर्स लग रहा है इसको इन्फाइनेटेसिमली लार्ज होना पड़ेगा, फोर्स को जो इन्फाइनेटेसिमली लार्ज होना पड़ेगा, ताकि जो डेल्टा पी आए वो फाइनाइट आए, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या, अभी जो तुम छोटा वाला जो एग्जाम्पल बताए थे, देखो एफ डी टी था ना, जिसमें 10 की पावर माइनस, टाइम कितना लगा था, 10 की पावर -5 सेकेंड। तो सोचो इस एक्सप्रेशन में अगर टाइम ही डी टी ही 10 की पावर -5 सेकेंड है, तो सोचो अगर तुम फोर्स का मान रखोगे सिंपली 10 न्यूटन, तो ये और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इसको खा जाएगा और आंसर लाएगा 10 की पावर -4, मतलब 0.0001। ये 0.001 मोमेंटम में चेंज थोड़े था, पिछले सवाल में कितना चेंज था, 80 था, है कि नहीं। तो फोर्स अगर तुमको फाइनाइट आंसर लाना है मोमेंटम में चेंज का, और अगर dt उसमें बहुत स्मॉल है, तो फोर्स को बहुत ज़्यादा होना पड़ेगा, ठीक है। हाँ अगर dt बहुत छोटा नहीं है, मीडियम है, तो फोर्स भी मीडियम होगा, ठीक है। लेकिन अगर dt क्या हुआ, बहुत स्मॉल हो गया, अगर dt बहुत स्मॉल हो गया तो फोर्स को तो इन्फाइनेटेसिमली लार्ज होना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं तुमको ये बात समझ में आया है, ठीक है। अब देखो फोर्स का दो कैटेगरी होता है, इम्पल्स के बेसिस पे फोर्स का दो कैटेगरी होता है। इम्पल्स के बेसिस पे मतलब यही, अगर टाइम बहुत छोटा हो या अगर टाइम क्या कहते हैं, क्या बोलें, हाँ टाइम बड़ा हो, टाइम बहुत छोटा हो, ऐसे टाइप वाले में तो क्या होगा, देखो बताते हैं। दो कैटेगरी है फोर्स का, कितना कैटेगरी है, दो कैटेगरी इम्पल्स के बेसिस पे, टू कैटेगरी ऑफ फोर्सेस, ठीक है। एक क्या होता है, इम्पल्सिव, और एक होता है नॉन इम्पल्सिव, ठीक है। हाँ अपने को समझना है कि कौन सा इम्पल्सिव है और कौन सा नॉन इम्पल्सिव है, ठीक है। अच्छा ये अपना फॉर्मूला एक, डेल्टा पी इक्वल्स टू एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी, ये याद रखना है, पिछले वाले स्लाइड में बताया गया है।
ओके, इम्पल्सिव फोर्सेस और नॉन इम्पल्सिव फोर्सेस। अब इम्पल्सिव फोर्सेस क्या है और नॉन इम्पल्सिव फोर्सेस क्या है, इसको हम आपको इक्वेशन से ही दिखाते हैं, ठीक है, ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, आइए देखते हैं। डेल्टा पी इक्वल्स टू इंटीग्रल एफ डी टी, ठीक है। इस एक्सप्रेशन में अगर ये जो डी टी है ना, मान लो टाइम क्या हो, स्मॉल हो, ठीक है, और फोर्स क्या हो जाए, फाइनाइट, ठीक है ना। तुम सोचो ध्यान से, अभी इस वाले एक्सप्रेशन में हम बता रहे थे, अगर ये स्मॉल हो तो इसको फाइनाइट होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसको लार्ज होना पड़ेगा। लेकिन सोचो ये लार्ज नहीं है, फोर्स फाइनाइट है, तो सोचो एकदम छोटा गुना फाइनाइट, ये डेल्टा पी क्या होगा, जीरो को टेंड करने लगेगा। लॉजिकली सोचो, डेल्टा पी किसको टेंड करने लगेगा, जीरो को। और अगर डेल्टा पी जीरो को टेंड करने लगा, इसका मतलब फोर्स क्या है, मतलब नॉन इम्पल्सिव है। क्योंकि इम्पल्स मतलब क्या होता है, सोच के देखो जरा सा, इम्पल्स मतलब क्या होता है, मतलब ज़्यादा होना अचानक से, फोर्स का अमाउंट बहुत ज़्यादा। ये जो अच्छा रुको, अभी समझ में आएगा तुमको, होल्ड, ठीक है। ये फोर्स कहलाएगा नॉन इम्पल्सिव फोर्स। अगर फोर्स फाइनाइट है, नॉर्मल वैल्यू है, तो ये नॉन इम्पल्सिव फोर्स है। लेकिन अगर फोर्स का वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जैसे देखो डेल्टा पी इक्वल्स टू इंटीग्रल एफ डी टी में, मान लो कि डेल्टा पी फाइनाइट हो गया, डेल्टा पी क्या हो गया, फाइनाइट, जो हम ऊपर बताए हैं। डेल्टा पी अगर फाइनाइट हो गया तो सोचो इस एक्सप्रेशन में ये फाइनाइट हो गया, ये तो पहले से स्मॉल है कि नहीं, ये तो पता ही है, ये तो पहले से स्मॉल है। तो इसको क्या होना पड़ेगा, एफ को बहुत ज़्यादा होना पड़ेगा। तो ये जो एफ इज़ वेरी लार्ज वाला कहानी है, इसी को हम क्या बोलेंगे कि ये इम्पल्सिव फोर्स है, ठीक है। इम्पल्स मतलब क्या बोलें, झटका समझो ना, ठीक है, मतलब ज़्यादा फोर्स, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक बात अगर तुमको समझ में आ गया हो, तो चूँकि बार बार ये चीज़ देखने को मिल रहा है एफ डी टी, तो एक चीज़ और याद करा देते हैं, थोड़ा सा याद करो। तुम लोग मेरे से पढ़े हो बेसिक मैथमेटिक्स में कि अगर इंटीग्रल वाई डी एक्स हो, ठीक है, और ये वाई का और एक्स का ग्राफ हो, तो बीच में कोई भी अगर कर्व आएगा तो इस कर्व के नीचे का एरिया कैसे पता चलता है, वाई डी एक्स लिमिट x1 से x2 तक, है ना। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं इसको, ठीक है ना। जैसे v इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी में हम लोग पढ़ चुके थे कि इंटीग्रल v डी टी क्या देता है, ये v डी टी जो है देता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डी एक्स का इंटीग्रेशन यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट देता है। मगर ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मिलता कैसे है, अगर ग्राफ के टर्म से बात करें तो एरिया अंडर वी टी कर। तो सोचो यहाँ पर भी देखो कुछ वैसा ही देखने को मिल रहा है, क्या कि अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा, मान लो ये, अगर हम लोग बात करें कि पी एफ माइनस पी आई इक्वल्स टू इंटीग्रल एफ डी टी, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ये सर एरिया अंडर फोर्स टाइम कर्व या फोर्स टाइम ग्राफ, जो भी कह लो, इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं। और ये चेंज, अच्छा एक बात और, ये चेंज इन मोमेंटम है, ठीक है। मोमेंटम इक्वल्स टू एरिया अंडर एफ टी कर्व नहीं, चेंज इन मोमेंटम, यानी इसके लिए तुमको इनिशियल मोमेंटम पहले से मालूम होना चाहिए, तो तुम फाइनल मोमेंटम निकाल पाओगे। यानी अगर हमको फाइनल मोमेंटम निकालना है तो हम लिख सकते हैं क्या, पी फाइनल प्लस पी फाइनल इक्वल्स टू पी इनिशियल प्लस ये एरिया अंडर एफ टी कर्व। एक एग्जाम्पल से करा देते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेके, ठीक है। लो जैसे मान लो एक यहाँ पे ना, मान लो एक छोटा सा ग्राफ है ऐसे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, ये 2 न्यूटन है, ये F है, ये तुम्हारा T है, ये T इक्वल्स टू 2 सेकेंड और ये T इक्वल्स टू 1 सेकेंड, ये 0 है ऑफ कोर्स, ठीक है। तुमसे बोला कि अगर एक बॉडी जो है वो 2 kg का मास का बॉडी है, ठीक है, और उसका इनिशियल रफ्तार, ध्यान से, उसका इनिशियल रफ्तार अगर क्या हो रहा है, अगर इनिशियल रफ्तार उसके पास 2 मीटर पर सेकेंड है, तो बताइए फाइनल मोमेंटम उसका क्या है। इस ग्राफ से देखो, फाइनल मोमेंटम मतलब 2 सेकेंड के बाद इस जगह पर फाइनल मोमेंटम कैसे निकाल सकते हो तुम जानते हो कि अगर हम एरिया निकाल दें तो एरिया क्या देता है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल जो है एरिया दे देगा। तो एरिया कितना आएगा, हाफ इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 से 2 खत्म हो जाएगा 2, यानी एरिया आ जाएगा 2 पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। इनिशियल कितना है देखो, इनिशियल मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, 2 गुना 2 4,
तो P बराबर 4+2 यानी 6, ठीक है, 6 kg/s। ये अपना फाइनल मोमेंटम, ठीक है। उम्मीद करते हैं तुम्हें समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है। ये छोटा सा चीज़ मिस हो रहा था बीच में, इसीलिए बता दिए कि इंटीग्रल एफ डी टी मतलब एरिया अंडर एफ टी कर्व, उससे अपने को चेंज इन मोमेंटम मिलता है। अब कुछ बात पहले तो तुम दिमाग में बिठा लो, ठीक है। जैसे कि एफ डी टी इक्वल्स टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, इस फॉर्मूला में प्लीज़ ध्यान समझना, ये जो है पूरा इसको इम्पल्स कहते हो, और जो यहाँ पे जो फोर्स आ रहा है ये इम्पल्सिव फोर्स कहलाता है, ठीक है। तो इस जगह पे वही फोर्स आएगा जो इम्पल्सिव है, ठीक है ना। जो नॉन इम्पल्सिव है उसको तुम यहाँ पे यूज़ नहीं करोगे। तो कुछ ध्यान रख लो, जैसे mg है, वेट जो है, वेट अचानक से बढ़ नहीं सकता, अचानक से घट नहीं सकता, ठीक है ना। जैसे स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स लिमिटेड है भाई, k इंटू एक्स, वो बहुत ज़्यादा बहुत कम नहीं हो सकता। तो जो ये सब है ये नॉन इम्पल्सिव है। ये कैसा फोर्स है? नॉन इम्पल्सिव। इसको याद रखना वरना तुम समझ नहीं पाओगे आगे जो पढ़ाने वाले हैं। और जो टेंशन हो गया, ये क्या है? टेंशन। नॉर्मल रिएक्शन हो गया, फ्रिक्शन हो गया, ठीक है, ये केस डिपेंडेंट है। मतलब कहीं पर ये इम्पल्सिव हो सकता है, कहीं पर ये नॉन इम्पल्सिव हो सकता है। यानी दिस मे बी इम्पल्सिव और नॉन इम्पल्सिव। चिंता मत करो, तुमको बहुत अच्छे से भी समझ में आएगा। हम एक एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत ही केयरफुली समझने की कोशिश करना। देखो मान लो यहाँ से एक बुलेट है, आ रहा है, हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कब इम्पल्सिव और कब नॉन इम्पल्सिव होगा। मान लो यहाँ से एक बुलेट आ रहा है, ठीक है, हाँ, मान लो एक बुलेट आ रहा है, छोटा m मास का, और इसके पास v0 रफ्तार है, ठीक है, और यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है कैपिटल M मास का, और ये रफ सरफेस है ऑफ कोर्स, अब वो समय गया स्मूथ करने वाला, ये रेस्ट पे रखा हुआ है। अब ज़रा ध्यान से सोचो कि जब ये आके इसे टकराएगा, तो जिस समय टकरा रहा होगा, उस समय पे सोचो जरा, जिस समय टकरा रहा है उस समय पर क्या होगा। आओ एक और डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ये बुलेट है और ये m मास वाला है। जिस समय टकरा रहा होगा ये इस पे एक फोर्स लगाएगा नॉर्मल N1, और ये इस पे एक फोर्स लगाएगा N1, और ये इस पे एक फोर्स लगाएगा N1, है कि नहीं। अच्छा, फिर ये इस पे, अच्छा ग्राउंड क्या लगाएगा इस पे? N2, ठीक है ना। और ये mg तो नीचे लगेगा ही लगेगा, और चूंकि इस पे फोर्स इस तरफ से लगा है एक नॉर्मल, तो ये बॉडी आगे जाने की कोशिश करेगा, तो पीछे क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन लग जाएगा। देखो बहुत ही ध्यान से सुनना जो कह रहे हैं, ठीक है। देखो इस एक्सप्रेशन में सोचो, बुलेट यहाँ टकरा रहा है, तो जब टकरा यहाँ पे रहा है तो इसको टकराने में कितना समय लगेगा? ऐसा तो नहीं है 5 सेकंड तक इसमें टकराते रहेगा, मतलब 10⁻³ 10⁻⁴ सेकंड में टकरा के एम्बेडेड हो जाएगा, और ये साथ में चलने लगा और ये चलने लगा, है कि नहीं। इसका मतलब टाइम यहाँ पे बहुत कम लग रहा है। अगर टाइम यहाँ पे बहुत कम लग रहा है, इसका मतलब क्या है? जो ये वाला नॉर्मल है N1, ये N1 और ये वाला N1 और ये वाला N1 चूँकि इक्वल और अपोजिट होता है, तो ये कैसा फोर्स हो गया? इम्पल्सिव फोर्स। लेकिन तुम ध्यान से देखो, जो mg तो पता ही है नॉन इम्पल्सिव होता है। N2 को देखो, क्या इस डायरेक्शन में किसी तरह का कोई भी इम्पल्स तुमको दिख रहा है? नहीं, हमको तो नहीं दिख रहा। y डायरेक्शन में, इसका मतलब N2 क्या हो गया? नॉन इम्पल्सिव, ठीक है। और जो फ्रिक्शन है, इस फ्रिक्शन में म्यू इंटू नॉर्मल लिखते हो, लेकिन नॉर्मल कौन सा? ये वाला जिधर लग रहा है उसके परपेंडिकुलर वाला नॉर्मल। ये वाला नॉर्मल क्या है? ये तो नॉन इम्पल्सिव है, तो नॉन इम्पल्सिव इंटू म्यू क्या होगा? फ्रिक्शन भी कैसा हो जाएगा? नॉन इम्पल्सिव। टेंशन नहीं लो, हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो
कि ये ब्लॉक है, ठीक है। अगर ये वाला तुम समझ गए तो हमको उम्मीद है शायद तुम पहचानने लगोगे इम्पल्सिव और नॉन इम्पल्सिव। ये फिर से वही रफ सरफेस है ऑफ कोर्स, ठीक है। एम मास वास, यहाँ से एक बुलेट आ रहा है ऑब्लिकली, ऐसे तिरछा, ठीक है, और इसके पास कुछ रफ्तार है, रफ्तार से उसे उतना लेना देना है नहीं कितना है। मान लो यहाँ पे टकराया, तो जिसमें टकरा रहा होगा सोचो इस पर कितना लगाएगा, कुछ नॉर्मल n1, ये इस पर कितना लगाएगा बुलेट पे, कुछ n1। अच्छा, जो ब्लॉक है इसका तो कुछ n2 लगेगा ही, ज़मीन इस पे लगाएगा, और ब्लॉक का मास कुछ mg होगा। अब ध्यान से सोचो प्लीज़, जो इस पे n1 लगा है, इस n1 का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इस तरफ, जो इसको इधर चलाएगा। लेकिन चूंकि n1 इम्पल्सिव है, बुलेट है ना यार, बुलेट लग रहा है कितना समय लगता है, बहुत कम, एकदम क्या बोलें 0.1 सेकेंड, ठीक है ना, ऐसा टाइप से, ठीक है, 0.01 सेकेंड ऐसा टाइप से, तो 0.001 सेकेंड कुछ भी हो सकता है। तो सोचो इतना कम समय के लिए लग रहा है, यानी जो फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा बहुत लार्ज लग रहा होगा। इसका मतलब n1 तो इम्पल्सिव है, n1 तो इम्पल्सिव है, इसमें कोई दो मत वाला बात नहीं है। बात देखना है कि जो n2 है उसका क्या कहानी है। n1 तो इम्पल्सिव, ये तो पता है, n1 तो इम्पल्सिव फोर्स है। लेकिन सोचो ध्यान से, जो फोर्स होगा इसका एक कंपोनेंट इस तरफ और एक कंपोनेंट क्या होगा इस तरफ। सोचो इम्पल्सिव फोर्स का जो एक कंपोनेंट होगा वो भी तो इम्पल्सिव ही होगा। इसका मतलब इस बॉडी पे बेसिकली एक फोर्स और लग गया नीचे की ओर, जो n1 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, और वो इम्पल्सिव है। अब सोचो अगर किसी बॉडी पे, याद करो, अगर ये m मास का बॉडी रखा हुआ है 2 kg का, तो सिंपली इस पे नॉर्मल कितना लगेगा 20। लेकिन अगर तुम आके इस पे 1000 न्यूटन और लगा दो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, mg प्लस 1000 बराबर n2, यानी n2 बराबर 1020। तो सोचो अगर नीचे जो फोर्स लग रहा है इस वाले नॉर्मल का एक कंपोनेंट, इम्पल्सिव का एक कंपोनेंट है, वो भी इम्पल्सिव है, सोचो वो प्लस mg मिल के n2 बनेगा, यानी n2 भी इस केस में कैसा हो गया, इम्पल्सिव। अगर समझ में नहीं आया हो तो इसको दोबारा देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये इम्पल्सिव फोर्स है, यानी n2 इम्पल्सिव फोर्स है, mg तो नहीं है, n1 है, n2 भी है इसमें। सोचो जो फ्रिक्शन लगेगा अब इस बार, इसका ये कंपोनेंट इधर ले जाने का चाहेगा ना इसको, तो इस पर फ्रिक्शन इधर लगेगा, तो फ्रिक्शन का एक्सप्रेशन क्या, म्यू इंटू ये वाला नॉर्मल, और ये तो n2 इम्पल्सिव है। इसका मतलब चूंकि ये इम्पल्सिव है तो फ्रिक्शन भी क्या हो गया, इम्पल्सिव, ठीक है। उम्मीद करते हैं तुम इम्पल्सिव नॉन इम्पल्सिव फोर्स पहचानना सीखे, ठीक है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं जर्क के बारे में, ठीक है। देखो जर्क को ऐसे समझो ना, झटका समझ लो, ठीक है। जर्क मतलब झटका, यही होता ही है ना। तो जो झटका में आने वाला टेंशन होता है, मान लो कैसे समझाएं, मान लो कि ये एक स्ट्रिंग है, रस्सी है, ठीक है, m मास से अटैच्ड है ऐसे। अच्छा तुम जानते हो हम लोग जो रस्सी लेते हैं, नॉर्मल रस्सी तो लेते नहीं, एकदम बढ़िया रस्सी लेते हैं, टूटने फाटने वाला नहीं लेते हैं। तो अगर ये रस्सी में टेंशन फिलहाल 0 है, दिख रहा है ना, स्लैक स्ट्रिंग है, इस रस्सी में टेंशन 0 है, इसको रफ्तार हम दे दिए v0। तो अगर हम v0 दिए तो सोचो v0 और m मास का v0 रफ्तार से यानी कुछ मोमेंटम से जा रहा है, लेकिन जैसे ये आगे पहुंच के तनाएगा, यानी स्ट्रिंग जब खींचेगा, जब रस्सी में टेंशन आएगा, तो इसका मोमेंटम तो तुरंत से क्या हो जाएगा 0। इस फाइनल पोजीशन पे सोचो, तुरंत से क्या हो जाएगा इसका मोमेंटम 0। अब सोचो m v0 इसका रफ्तार था और मोमेंटम क्या हो गया 0, यानी तुरंत किया, कौन किया, रस्सी में टेंशन जो आया। तो ऐसे में जो टेंशन होगा ये कैसा होगा, इम्पल्सिव होगा, ठीक है। समझ में आया होगा ऑफ कोर्स। अगर ये मान लो ऐसे, अब क्या हो गया, मोमेंटम इसका 0 हो गया ना यहाँ पे, तो फाइनल पोजीशन पे जब जैसे यहाँ पहुँचा। हाँ उसके बाद क्या होगा उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ फाइनल पहुँचने के बारे में बात कर रहे हैं। जब टेंशन इसको मतलब मोमेंटम इसका 0 कर देगा तब के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके इस मोमेंटम को चेंज करने का हिम्मत तुम जानते हो किसको होता है, इम्पल्स को होता है। और चूंकि ये तुरंत कर दिया, जैसे यहाँ पहुँचा रस्सी तना 0 कर दिया, तो यहाँ पर इम्पल्सिव फोर्स का काम कौन कर रहा है, टेंशन। चलो बार बार बात नहीं करते हैं, इसको हम लोग देखो ऐसे लिख सकते हैं, P फाइनल माइनस P इनिशियल इक्वल्स टू इंटीग्रल फोर्स की जगह कौन है, T dt, है कि नहीं। लेकिन तुम ध्यान से देखो, अगर मोमेंटम इधर था, है कि नहीं, इनिशियल मोमेंटम इस तरफ था, फाइनल मोमेंटम क्या हो गया 0। तो हम इनिशियल मोमेंटम को इधर मान रहे हैं, पॉजिटिव मान रहे हैं इस तरफ, फाइनल मोमेंटम को 0 मान रहे हैं। तो तुम 0 माइनस m इंटू v0 बराबर लिखोगे, तो टेंशन किधर लग रहा है इस तरफ ना, तो दरअसल में तुमको माइनस t लिखना पड़ेगा,
माइनस टी डी टी, ठीक है। अब तुम सोचो माइनस माइनस कट गया, तो एम वी नॉट इक्वल्स टू इंटीग्रल टी डी टी। ये जो एक्सप्रेशन आया तुम अगर ध्यान से देखो तो ये इम्पल्स हुआ टेंशन का, ये तो चेंज इन मोमेंटम है, सो गोली मारो, ये इम्पल्स हुआ टेंशन का। तो इम्पल्स को तुम जे से डिनोट करते हो, चूंकि टेंशन का इम्पल्स है तुम इसको लिख सकते हो इम्पल्स ऑफ टेंशन, जे टी, इम्पल्स ऑफ टेंशन, ठीक है। ओके, तो एक और एग्जाम्पल है इम्पल्सिव और नॉन इम्पल्सिव का, ये हम जल्दी कर देते हैं। देखो नेक्स्ट पेज में ही बता देते हैं। देखो तुम्हारे पास एक तरफ एक नॉर्मल स्ट्रिंग लटका हुआ है, इसमें एक ब्लॉक है, और दूसरी तरफ एक स्प्रिंग लटका हुआ है, इसमें भी एक ब्लॉक है, सेम मास वास का है। यहाँ समझो ना कि यहाँ से एक बुलेट छोड़ा गया इस डायरेक्शन में, दूसरा बुलेट एकदम हॉरिजॉन्टली, और तीसरा बुलेट ऐसे ऐसे छोड़ा गया, ठीक है। फिर यहाँ पे इस वाले में, इस वाले बुलेट को नंबर दे रहे हैं चौथा, ठीक है, इसको ऐसे छोड़ा गया, पांचवा में छठा, ठीक है। ऐसे तुमसे पूछा गया है कि कौन कौन सा इम्पल्सिव होगा और कौन कौन सा नॉन इम्पल्सिव होगा। तुम वीडियो को पॉज करके, सीरियसली नो किडिंग, तुम वीडियो को पॉज करके प्लीज़ इसको समझने की कोशिश करो। अगर तुम खुद से इसका आंसर दे पाए तो मतलब तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग सब चीज़ का क्लियर है, ठीक है। अब चलो हम इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। देखो जब ये रस्सी में ऐसे, जब ये ब्लॉक में ऐसे लगेगा तो क्या होगा, इसका एक कंपोनेंट इस तरफ और एक कंपोनेंट इस तरफ, यानी ये नीचे खींचना चाहेगा, लेकिन टेंशन क्या बोलेगा, नहीं हम जाने नहीं देंगे, ठीक है ना। तुरंत ये भागना चाहेगा, ठीक, क्योंकि बुलेट से टकराने के कारण जो इस पर फोर्स लगेगा नॉर्मल इस तरफ, ध्यान सोचो, बहुत ज़्यादा होगा। उस बहुत ज़्यादा का जो कंपोनेंट होगा इस तरफ वो भी बहुत ज़्यादा होगा। इधर वाला तो इसको इधर ले जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे लदा हुआ है, अगर इधर फोर्स लगा इधर वेलोसिटी मिलती है, सर्कुलर करना चाहेगा। और इधर वाले को कौन संभालेगा, टेंशन, है ना। यानी उतना ज़्यादा फोर्स को टेंशन संभाल रहा है। अपना रस्सी तो टूटता नहीं है कि नहीं, टूटेगा नहीं, मुड़ जाएगा, टूटेगा नहीं। तो ये रस्सी जो है टूटा नहीं, इसका मतलब यहाँ जो टेंशन आ रहा है वो इम्पल्सिव है, केस नंबर 1 में, ठीक है ना, केस 1 में, यानी टी कोरेस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट केस टेंशन कोरेस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट केस इज इम्पल्सिव। अब सोचो ध्यान से, दूसरा तो सीधा हॉरिजॉन्टल मिल गया ना, इसमें टेंशन को तुम कहाँ से डिस्टर्ब किए, तुम फोर्स लगा, इधर फोर्स लगा, ये वाला इंपल्सिव, ये वाला इंपल्सिव, टेंशन थोड़ा इंपल्सिव होगा, है कि नहीं। परपेंडिकुलर वाले को हॉरिजॉन्टल से कहना देना, ये तो ठीक है, रफ्तार मिलाया सर्कुलर कर लेगा, इसका ये वाला इंपल्सिव नहीं हुआ, नॉन इंपल्सिव है। अच्छा ये देखो, अगर ये इधर लगा तो इंपल्सिव फोर्स अगर इस तरफ लगा, इस तरफ, तो इसका एक कंपोनेंट इस तरफ, तो ये तो इंपल्सिव लगा, तो ये तो टेंशन को जीरो कर देगा, रस्सी तो स्लैक कर जाएगा, है कि नहीं, यानी ये भी नॉन इंपल्सिव। ये तो स्प्रिंग वाला फोर्स है, तो इसमें तो नॉन इंपल्सिव होगा ही, ठीक है ना। इस वाले में वैसे भी नहीं होगा, इस वाले में वैसे भी नहीं होगा, और वैसे भी स्प्रिंग फोर्स नॉन इंपल्सिव होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बात तुम्हें समझ में आया होगा। अब मिलते हैं हम लोग इम्पल्स के कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ, ठीक है ना। हम लोग कल प्रॉब्लम्स इस पर कल डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।